हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिश सेमेस्टर स्टडी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, जिसमें से पहला टॉपिक है नमन आघूर्ण समीकरण, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, जो यूपीबीटी 2019, 15, 14, 12 और 11 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसके डेरिवेशन एम अपन आई बराबर सिग्मा अपन वाई बराबर ई अपन आर को सिद्ध करेंगे। तो क्या पहले एक बीम हम ले लेते हैं। बीम क्या है? बीम बीम है, ठीक। कोई बीम है, इसका अनुप्रस्थ काट क्या है? देखिए ए है, ए बी है, ए सी है, डी है। इसका अनुप्रस्थ काट क्या है? ए बी सी डी। तो जब बीम है तो इस पर भार लगेगा, तो भार के कारण कुछ न कुछ बेंड होगा कि नहीं? कुछ न कुछ बेंड होगा। तो यही हम लोग देखेंगे। तो अनुप्रस्थ काट क्या लेंगे? ए बी सी डी। चलिए फिगर देखें क्या है। एक अनुप्रस्थ काट हम लोग बीम का अनुप्रस्थ काट ए बी सी डी है। इसके मध्य पॉइंट पर एक न्यूट्रल एक्सिस, ये नहीं लेते हैं। इससे स्मॉल वाई दूरी पर एक पट्टी स्ट्रिप पी और क्यू लेते हैं, ठीक ना। तो अब पट्टी पी क्यू लेते हैं। जब बीम पर भार लगेगा तो बीम बेंड होगा। तो बेंड की कंडीशन में जब बीम पर भार लगेगा तो कुछ फिगर सही से कुछ इस तरह होगा। पट्टी पी क्यू जो है पी डैश क्यू डैश में हो जाएगा। ए वाई स्मॉल होगा, ए न्यूट्रल एक्सिस, एन डैश ए डैश, बी डैश ए सी डैश डी डैश, ठीक। जब कोई बीम है, बीम के अनुप्रस्थ काट सेक्शन पर जब भार लगेगा बीम पर, तो उसके सेक्शन में भार लगेगा तो बेंड होगा। बेंड के कंडीशन में जो पी क्यू था वो पी डैश क्यू डैश हो जाएगा और सेक्शन ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब बीम पर भार लगेगा तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी हिस्से में इसके लंबाई में देखिए कमी हो रही है कि नहीं? जब बीम है इस तरह जब भार लगेगा तो इसके लंबाई में कमी हो रही है। तो पी डैश क्यू डैश न्यूट्रल एक्सिस के निचले हिस्से में इसके लंबाई में वृद्धि हो रही है, मतलब कम टेंसाइल लोड लग रहा है। इसके ऊपरी हिस्से में कंप्रेसिव लोड, ठीक, कंप्रेसिव उत्पन्न हो रहा है, ठीक। तो यही हम यहाँ पर सेम जो किए चित्र में वही लिख दिए। देखिए क्या है चित्र में, एक धरन बीम की अनुप्रस्थ काट, बीम था उसका अनुप्रस्थ काट ए बी सी डी दिखाया गया है। अनुप्रस्थ काट को ट्रांसवर्स सेक्शन भी कहा जाता है, दिखाया गया है, जिसके उदासीन अक्ष न्यूट्रल एक्सिस से स्मॉल वाई दूरी पर, उदासीन अक्ष न्यूट्रल एक्सिस से स्मॉल दूरी पर, स्मॉल वाई दूरी पर एक छोटी पट्टी स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू हम लोग लिए हैं। क्या लिए हैं? पी क्यू लिए हैं, ठीक। जो नमन बेंड के बाद वही पी क्यू पट्टी
पी डैश क्यू डैश में परिवर्तित हो जाता है। इतना समझ में आया। जब बेंड और न्यूट्रल एक्सिस, जो उदासीन अक्ष है, उदासीन अक्ष ऐसा पॉइंट है जिस पर इसके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लंबाई जैसे एन ए था तो बेंड के बाद भी उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एन ए डैश ए डैश के ही बराबर होगा। ठीक, तो एक क्या हम ये लिख सकते हैं, पी क्यू ग्रेटर देन पी डैश क्यू डैश, इतना लिख सकते हैं। पी क्यू बड़ा होगा कि नहीं, पी क्यू बड़ा होगा पी डैश क्यू डैश से। कैसे, जब बीम बेंड होगा तो इसके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी सिरे के लंबाई में कमी होगी, मतलब सिकुड़ेगी, और इसके निचले हिस्से में लंबाई में वृद्धि होगी, यानी कि फैलेगी इसकी लंबाई में। ठीक, तो पी क्यू बड़ा होगा पी डैश क्यू डैश से। ठीक, इतना समझ में आया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे हम लोग, पी क्यू बड़ा था पी डैश क्यू डैश से। ठीक, और देखिए पी क्यू जो है एन ए के बराबर है कि नहीं, पी क्यू एन ए के बराबर है, और एन ए जो है एन डैश ए डैश इसके बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा बीम के। ऐसा पॉइंट अवश्य होगा जिसके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो। पॉइंट कौन है, उदासीन अक्ष एन डैश ए डैश। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे किसकी, विकृति का। क्या होता है विकृति, इसको इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं। ई बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। क्या, लंबाई में परिवर्तन, इसको डेल्टा एल से प्रदर्शित कर ले या इसको एल से। ठीक, विकृति ई बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। इंग्लिश टर्म इसका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, या एक्चुअल लेंथ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे अगर लंबाई में परिवर्तन देखिए, बीम के सेक्शन में कितना हो रहा है, डेल्टा एल बराबर कितना होगा लंबाई। पहले पी क्यू था, पी क्यू से घटकर सिकुड़ रही है कि नहीं न्यूट्रल एक्सिस से, तो पी डैश क्यू डैश कम हो रही है, तो घटा देंगे तो लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं, पी क्यू में से पी डैश क्यू डैश में घटा देंगे। अब वास्तविक लंबाई इसका कितना था, वास्तविक लंबाई पी क्यू था। ठीक, क्या समझ में आए। इसी को हम यहाँ पर इस सूत्र में पुट अप कर देंगे। तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हमारा कितना है, पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे हम लोग क्या लिखते हैं, इसके नीचे दिख रहा है, इसके नीचे लिखते हैं, या तो ऊपर लिख लीजिए, ऊपर इतना समझ में है ना। ई बराबर स्टेन ई बराबर लंबाई में कितना था, पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश अपॉन पी क्यू। ठीक, ये हमारा क्या था, पी क्यू बराबर अभी था ना एन ए सी के बराबर एन डैश ए डैश था, तो पी क्यू के स्थान पर हम लोग एन डैश ए डैश लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बराबर एन ए के बराबर एन डैश ए डैश है, तो पी क्यू के स्थान पर हम लोग
एन डैश ए डैश माइनस पी डैश क्यू डैश अपान एन डैश ए डैश लिख सकते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब आगे देखिए, इधर सूत्र में देख लीजिए एक और। अब यही आर्क है जो आर्च के रूप में होगा, ये होगा कि नहीं, जिसे बेंड हो रहा है दोनों सिरों को अगर आगे बढ़ाएं तो कहीं ऐसा पॉइंट और से मिलेगा जिसको दोनों अक्ष को काटेगा कि नहीं, वो पॉइंट ओ है। अब यहाँ से अब जो न्यूट्रल एक्सिस के बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं, वक्रता त्रिज्या आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब पी डैश क्यू डैश, अब यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से और पट्टी के बीच की दूरी हमारी कितनी है, इसके बीच की दूरी हमारी कितनी है, वाई है कि नहीं। तो हमको अगर इतनी दूरी चाहिए, पी डैश क्यू डैश के बीच तक की दूरी अगर चाहिए, तो पूरा आर में से स्मॉल वाई को अगर घटा दें तो मिल जाएगा कि नहीं, इसके बीच की दूरी, पूरी दूरी आर है कैपिटल, इस वाई को स्मॉल घटाएंगे तो आर माइनस वाई हो जाएगा। यहीं पर तो कोण सूत्र हमारा लगाएंगे क्या, कोण बराबर एंगल थीटा बराबर क्या होता है, चाप अपान त्रिज्या। आर का रेडियस होगा। तो थीटा बराबर चाप कितना है, एन डैश ए डैश अपान त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कैपिटल आर। तो अगर हमें एन डैश ए डैश को निकालना होगा तो इसे इधर ले जाएंगे तो भाग में है तो क्या होगा, गुणे में हो जाएगा, समझे। एन डैश ए डैश बराबर कितना आ गया हमारा, इतना। इसी तरह पी डैश क्यू डैश के लिए क्या करेंगे, इसे मिटाना पड़ेगा, इतना हो गया ना। कोण एंगल थीटा बराबर पी डैश क्यू डैश चाप है, पी डैश क्यू डैश, रेडियस कितना है, आर माइनस वाई। पी डैश क्यू डैश अगर हमें चाहिए, इसको इधर करेंगे तो इंटू में होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई में। एन डैश ए डैश और पी डैश क्यू डैश का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो रखिए, एन डैश ए डैश का क्या मान है, आर इंटू थीटा माइनस पी डैश क्यू डैश, इसका मान कितना है, थीटा इंटू आर माइनस वाई अपान में एन डैश ए डैश मान आर इंटू थीटा। इसको मिटाना पड़ेगा। इतना समझ में आया ना, ये समझ में आ गया है तो इसे मिटा देते हैं। अगर अब हम इसको हल करें, इधर देखिए, इसको अगर हल करें हम तो ये थीटा कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचा, आर बचा, इसका कॉमन ले लिए, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते, माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई अपान में थीटा इंटू आर होगा। अब थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं,
और आर से आर भी कैंसिल कैंसिल हो गया। हमारा क्या बच रहा है, वाई अपान आर, वाई अपान आर बच रहा है। ठीक, ई बराबर हमारा क्या आ गया, वाई अपान आर। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, इसे मिटाना पड़ेगा, सही से लिख दे। ये हमारा आ गया कि नहीं, इसको हम लोग ई बराबर इधर लिख दे रहे ऊपर, ई बराबर वाई अपान आर आया है ना, इधर लिख दे रहे, इसे मिटाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ क्या, हुक्स लॉ प्रत्यास्थता सीमा के भीतर स्ट्रेन स्ट्रेस के समानुपाती होता है, विकृति प्रतिबल के समानुपाती होता है। ठीक, हुक्स लॉ के अनुसार समानुपाती सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। तो प्रतिबल हमारा क्या है, प्रतिबल सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति ई। तो सिग्मा जब इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट आता है, क्या है, कैपिटल ई, यंग प्रत्यास्था मापांक। तो ये हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर ई। अब ई का मान क्या हमारा आया था, वाई अपान आर, रख सकते हैं, यस। अब इस वाई को इधर ले आइए, सिग्मा अपान वाई बराबर ई अपान आर। पहला आया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2, कुछ नहीं किया, क्या है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ लगा दिए। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति ई के बराबर होता है। प्रोपोर्शनल तो सिग्मा बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कोई न कोई नियतांक आएगा, तो क्या कांस्टेंट ई है, क्या होता है, ई हमारा यंग प्रत्यास्था मापांक है। ठीक, आगे लिख देंगे क्या सब है, सब टर्म लिख देंगे। ठीक, तो सिग्मा बराबर ई, स्मॉल ई का मान हम लोग क्या निकाले थे, ई बराबर स्मॉल वाई अपन कैपिटल आर, तो वहां पर पुट कर दिए। अब इसको इधर करेंगे तो सिग्मा अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर। इतना समझ में आए। अब आगे देखिए, इस समीकरण को हम इधर लिख दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगी, क्या है, सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई अपन आर, समीकरण नंबर 2। ठीक, आगे देखिए, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट यम बराबर क्या होगा, बल, बल को एफ से बल गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी डिस्टेंस, दूरी को हम लोग, दूरी इसमें क्या है, दूरी वाई है तो वाई लिख दे रहे हैं, एफ इंटू वाई। अब एफ बराबर आप जानते होंगे क्या है, सिग्मा बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे क्षेत्रफल। तो इस एफ बराबर अगर हमें निकालना है तो एफ बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख लीजिए सिग्मा इंटू ए इंटू वाई, एम बराबर होगा। अब अगर हम लोग इस सिग्मा का अगर हम मान यहाँ से अगर निकालना चाहें तो इसको इधर भेजेंगे, अगर इसको इधर करेंगे, इधर देखिए सिग्मा को इधर रखते हैं, इसका मान निकालना चाहते हैं तो वाई को इधर जाएगा तो ई वाई अपान आर होगा कि नहीं। यहाँ से हम समीकरण 2 से सिग्मा का मान रखने पर, समीकरण 2 से सिग्मा का मान
पुट करने पर, सिग्मा का मान रखने पर, तो क्या होगा, m बराबर सिग्मा बराबर क्या है, ई वाई ए इंटू वाई, सिग्मा का मान आर है, इतना है ना। तो अगर आप इसका इसमें वाई का मल्टीप्लाई होगा तो एम ई ए वाई स्क्वायर अपान आर, इतना होगा। अब हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर क्षेत्रफल इंटू दूरी के वर्ग के गुणनफल को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पर है, दूरी की जगह वाई है, इसे वाई लिख लीजिए, क्या है वाई। तो आई रख सकते हैं कि नहीं, तो इधर लिख लीजिए ए वाई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इंटू आई अपान आर, हम बराबर इसे लिख सकते हैं। देखिए अब आगे देखिए, इधर लिखते हैं, मिटाते हैं, इसे भी मिटा दे रहे हैं। इधर देखिए ई आई, एम बराबर क्या आया, हम लोग इधर देखिए एम बराबर क्या आ गया, ई इंटू आई अपान आर। इस आई को इधर लीजिए तो क्या होगा, अपान में होगा एम अपान आई इक्वल टू ई अपान आर, आ गया कि नहीं। इधर तो ई अपान आर का मान सिग्मा अपान वाई भी है और ई अपान आर का मान एम अपान आई भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, इसे समीकरण नंबर 3 लिख लीजिए। ठीक, अब आगे देखिए, इसे मिटाते हैं, सबको मिटाते हैं। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 है। 2 और 3 क्या है, ये अपन आर का मान सिग्मा अपन वाई भी और ये अपन आर का मान एम अपन आई है। तो हम यह लिख सकते हैं कि नहीं, एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर, लिख सकते हैं कि नहीं समीकरण 2 और 3 से। बिल्कुल जी, तो यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, इसे डेरिवेशन करना था, इसको लाना था। ठीक, तो आ गया कि नहीं। ठीक, तो अब इसका टर्म क्या है, उस सबको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। ठीक, चलिए लिख देते हैं। टर्म क्या है, जहाँ यम यम हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व तो आघूर्ण इसका है, बेंडिंग बीम के बेंडिंग मोमेंट का। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, नमन प्रतिबल। और वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से स्मॉल वाई दूरी पर पी क्यू, पट्टी के बीच की दूरी है। ठीक, ई क्या है, यंग मॉडुलस, और आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इस पॉइंट को बढ़ाने पर जहाँ जिस पॉइंट में मिल रहा है उससे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी। ठीक, रेडियस। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।